चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स विद खुशी। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सैंपल पेपर डिस्कशन होने वाला है। आपके अभी एग्जाम आने वाले हैं। अगर आपने मैं चाहती हूँ कि आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हों। अगर आपने पूरी एनसीईआरटी की बुक सॉल्व कर ली है तो आपको आप सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को तो सॉल्व कर लेते हैं, पर जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, हमको किस तरीके से लिखना होता है, क्या क्या लिखना होता है, और ये सब चीज़ें हमको पता होना ज़रूरी है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है कि क्लास 9th में आपके एग्जैक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही आपके पेपर में आए। थोड़े अलग तरीके से आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है? तो हम सैंपल पेपर्स सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमें पता लगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो ये जो सैंपल पेपर है ये फिजिक्स वाला की वेबसाइट से लिए गए हैं, ये मैंने खुद प्रिपेयर नहीं करे हैं, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको हम सॉल्व करेंगे। ये एक 80 मार्क्स के पेपर जैसा है कि आपके जिस तरीके से पेपर आने वाला है 80 मार्क्स का वो किस तरीके से होगा, उसमें क्या-क्या सेक्शंस होंगे, क्या-क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बारे में हम इस सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। मैं इस पूरे पेपर के जगह एक एक वीडियो डालने की जगह 3 वीडियो डालूँगी, जिसमें पार्ट 1 में हम सेक्शन ए और सेक्शन बी कवर करेंगे, देन पार्ट 2 में सेक्शन सी कवर करेंगे और पार्ट 3 में सेक्शन डी और सेक्शन ई कवर करेंगे, ठीक है? तो आप ये तीनों सीरीज़ जो हैं वो प्रॉपर्ली देखें और अपने तरीके से सॉल्व करने की पहले कोशिश करें, ठीक है? आप पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर हमारा जो सॉल्यूशन है वो देखिए, तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से कर पाएँगे, ठीक है? एग्ज़ाम में आप जितना नीट एंड क्लीन लिखेंगे, जितनी अच्छी आपकी हैंडराइटिंग रहेगी, जितने अच्छे से आप स्टेप्स लिखेंगे और परफेक्टली लिखेंगे, उतने ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग गंदी है तो चांसेस है कि आपकी जो पेपर है वो थोड़ा कम, हो सकता है आपको थोड़े कम मार्क्स भी मिले। ओके, तो आप अपनी हैंडराइटिंग पे भी ध्यान दीजिए, किस तरीके से आपको पेपर में लिखना है उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है? तो अभी हम सेक्शन ए और सेक्शन बी करने वाले पार्ट 1 में, ठीक है? तो सेक्शन ए में हमारे पास 20 एमसीक्यूज़ है, जो कि सारे 1 मार्क्स के हैं, ठीक है? तो हम इनको एक-एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है? द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द नंबर व्हिच लाई बिटवीन √2 एंड √3 इज़, ठीक है? √2 और √3 इर्रेशनल नंबर्स हैं। वी नो दैट √2 की जो वैल्यू है वो 1.4 के अराउंड होती है और √3 की वैल्यू 1.7 के अराउंड होती है, ठीक है? अब मुझे इनके बीच में कौन-सा नंबर लाई करता है वो देखना है। √2 इंटू √3 क्या होगा? √2 इंटू √3 एक्चुअली √6 हो जाएगा, है ना? हमें पता है कि √a इंटू √b इज़ √ab, तो √6। √6 कभी भी किससे, देखो ये 4 से ज़्यादा बड़ा है, मतलब 2 प्लस मतलब इसको अगर मैं देखा जाऊँ तो ये रूट में 4 प्लस 2 है, मतलब रूट 4 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो इसके बीच में तो लाई कर नहीं सकता, ठीक है? तो ये गलत हो गया। रूट 5 की वैल्यू भी जो है वो 2 से बड़ी होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, 2 भी इसके बीच में लाई नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन ये बचा है जिसमें है 6 की पावर 1/4, ठीक है? तो ये जो नंबर है, ये एक्चुअली लाई करता है √2 और √3 के बीच में, तो ये इसका आंसर है, ठीक है? नाउ सेकंड क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है कि अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल जो कि ज़ीरो है, इसमें कोई भी टर्म्स ही नहीं है, ठीक है? इसकी वैल्यू सिर्फ ज़ीरो ही है, इसमें कोई भी एक्स की टर्म नहीं है, कोई भी ए की टर्म नहीं है, कोई बी, जैसे हमारे यूजुअल कैसे होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या ऐसा समथिंग लाइक, ऐसा पॉलिनोमियल होता है, ठीक है? इसमें ये कोई भी टर्म नहीं है, सिर्फ इसके वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो अब इसके अलावा किसी भी चीज़ की डिग्री क्या होती है कि उसके जो वेरिएबल है उसकी पावर, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है? ज़ीरो के बाद कोई भी x, a, b, c कुछ भी नहीं है। तो वो अगर वेरिएबल ही नहीं होगा और उसकी पावर ही नहीं होगी तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा। So degree of a zero polynomial is not defined. Okay. Now question 3. For which linear equation x equals to 2 and y equals to 5 is a solution? ठीक है, आपको ये 4 इक्वेशन दी हुई है, इसमें पूछा है कि अगर मैं x की वैल्यू 2 या y इक्वल्स टू 5 रखती हूँ तो इनमें से उसका सोल्यूशन कौन सा होगा। इसका ये मतलब है कि अगर मैं x के जगह 2 रखूंगी और y की जगह 5 रखूंगी तो
मेरा LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक एक को सॉल्व करेंगे। 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो मैं x के जगह पे रख दूंगी 2 और यहाँ पे y के जगह पे रख दूंगी 5। तो ये हो जाएगा 15। 15 इज नॉट इक्वल्स टू 7, तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बी वाला देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। x के जगह हम रखेंगे 2, y के जगह रखेंगे 5, जो कि हो जाएगा 7। 7 इक्वल्स टू 7 ट्रू है। LHS इक्वल्स टू RHS है। तो इस वजह से सेकेंड वाली इक्वेशन सही हो गई। जो MCQs आपके जितने भी हैं उसमें अगर आपका एक भी आंसर सही आ रहा है तो बाकी सब गलत ही होंगे, ठीक है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसमें मल्टीपल चॉइस वाले मेरे को नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन है। तो अगर आपका ये बी आंसर आ गया है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे के ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है। Okay. Now question 4. The point whose ordinate is 3 and which lies on the y-axis is. ठीक है, ऑर्डिनेट 3 है मतलब पीछे का y की वैल्यू 3 है। अब आगे की वैल्यू क्या है उसको समझने के लिए क्या बोला है कि विच लाइज ऑन द y-axis। हम जब ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। जब कोई भी वैल्यू y एक्सिस पे लाई करती है तो उसकी x की वैल्यू 0 होती है। वो x में यहाँ भी मूव नहीं करा, यहाँ भी मूव नहीं करा, इसलिए वो y एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही खुद कह रहा है कि ऑर्डिनेट 3 है, मतलब ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्या होता है y कोऑर्डिनेट, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3 दी हुई है, और वो y एक्सिस पे लाई करता है। तो y एक्सिस पे कुछ भी y अगर लाई करेगा तो x की वैल्यू 0 होगी, और अगर कोई x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसमें y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से 0,3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5। इन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है। इफ एंगल DAB is equals to 80 degree and angle DBC is equals to 60 degree, then find angle CDB, ठीक है। ये वाला एंगल 80 डिग्री दिया, ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया। अब अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो CD is parallel to AB and AD parallel to BC। ऑल्सो जो ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। अब मेरे को ये दिख रहा है कि ये ट्राइंगल भी बन रहा है, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल BCD। तो इसमें जो तीनों एंगल का सम है, मतलब एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन सब का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल B कितना है 60 डिग्री है, एंगल C कितना है 80 डिग्री है, और एंगल D हमको नहीं पता, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया 140, ये हो गया एंगल D, और ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल D की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 140 विच इज 40 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 40 डिग्री हो गया, ठीक है। Now question 6. If AB is equals to QR, BC is equals to PR and CA is equals to PQ, then what is the congruency criteria? ठीक है, आपको पता है कि SSS भी एक congruency criteria होता है। तो इसमें बोला है AB, ठीक है। हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो पहले एक को ड्रॉ करो, ये हो गया AB। उसको किसके बराबर बोला है, वैसे ही सेम इधर ड्रॉ करो। किसको किसके बराबर दे बोला है, QR के बराबर बोला है। BC को किसके बराबर बोला है, BC को बराबर बोला है PR के। अगर यहाँ R है तो यहाँ ही P आएगा, है ना। और AC इक्वल्स टू PQ, है ना। तो मेरा ये दो ट्राइंगल ऐसे बन रहे हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों सेम टाइप के सिमिलर सेम ट्राइंगल्स है, ठीक है। अब इन्होंने आगे पीछे कर करके पूछा है, ठीक है। ए के साथ अब आपको कैसे चेक करना है, अगर इधर ए लिखा है तो यहाँ पे क्यू होना चाहिए। देखो ए क्यू के बराबर है तो यहाँ पे अगर इधर ए लिखा है तो यहाँ पे क्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ये ए और पी लिखा है, मतलब ये गलत हो गया। सेकंड सी के साथ क्या है, सी के साथ पी है। क्या इसमें सी और पी दिखा है, हाँ दिख रहा है। फिर बी के साथ क्या दिख रहा है, बी के साथ आर दिख रहा है, बी के साथ आर दिख रहा है, और इधर ए के साथ क्यू दिख रहा है ना, ए के साथ क्यू दिख रहा है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो बी के साथ आर, ए के साथ पी, तो ऐसा तो नहीं है, है ना। सिमिलरली पी के साथ बी, पी के साथ बी भी नहीं है,
तो इसका करेक्ट आंसर बी है। ओके, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। अगर आपको कुछ भी दिया हुआ है, आपको इसको पी क्यू आर नहीं बनाना है, आपको ए बी को इसके बराबर बोला है, तो इसी तरीके से आप डायमेंशन लिखेंगे और फिर देखेंगे कि ए के करस्पॉन्डिंग क्यू आना चाहिए, बी के करस्पॉन्डिंग आर आना चाहिए, सी के करस्पॉन्डिंग पी आना चाहिए, तो वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, ये चाहते तो ए बी सी को बोल सकते थे, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर पी, पर इन्होंने इसको थोड़े अलग तरीके से लिखा, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको इसी तरीके से यूज करना है कि आप इसमें करस्पॉन्डिंग को चेक करें और फिर आंसर निकालें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 7, the quadrilateral formed by joining the midpoint of the sides of a quadrilateral PQRS taken in order is a rectangle। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि मैंने एक क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में नॉर्मल ऐसे ही कुछ भी बना लेती हूँ, जिसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी डी। इनके मिड पॉइंट से ज्वाइन होके एक इनके मिड पॉइंट पी क्यू आर एस हैं, इनको ज्वाइन करने से एक अंदर एक फिगर बनेगा। ये जो अंदर एक फिगर बना है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर इज अ रेक्टेंगल इफ the quadrilateral formed by joining the midpoint of the sides of a quadrilateral PQRS taken in order is a rectangle। ओके, सो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, ये रेक्टेंगल है। तो हमारा जो अंदर फॉर्म हुआ है वो क्या होगा। ठीक है, अब आपका ये जो रेक्टेंगल है ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम से अगर मैं ऐसे निकालूं तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल कौन सा है, बी सी डी। ये बी सी डी ट्राइंगल में ये इनके मिड पॉइंट से जाती हुई लाइन है। तो हमें एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है कि अगर मैं दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनाऊं, तो वो जो लाइन है वो थर्ड वाले साइड के पैरेलल होती है। मतलब इसका मतलब है कि क्यू आर जो है वो पैरेलल होगी बी डी के, और ऑल्सो क्यू आर इज हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये ए बी डी नाम का ट्राइंगल लूँ, ए बी डी नाम का ट्राइंगल लूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगेन क्या होगा कि पी एस इज पैरेलल टू बी एंड पी एस इज हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, तो ये दो चीजें हो रही हैं। तो ये वाला इसके पैरेलल हो गया, मतलब ये वाला पी एस जो है बी डी के पैरेलल है और क्यू आर भी बी डी के पैरेलल है। तो पी एस और क्यू आर भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, है ना। तो पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। सिमिलरली अगर मैं इस तरह से इसकी एक और डायगोनल बनाऊं, तो अगेन जो क्यू पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगी ए सी के लिए, और वैसे ही क्यू एस सॉरी आर एस भी पैरेलल हो जाएगी ए सी के। तो पी क्यू, सिमिलरली वी कैन से दैट पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ठीक है, तो ये हमारा जो बनेगा वो एक बनेगा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, विच इज अ पी क्यू आर एस इज अ parallelogram। Now question 8, in the given figure O is the center of the circle, if angle CAB is equals to 40 degree and angle CBA is equals to 110 degree, then find the value of x। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, आपको ये वाला एंगल जो है ये वाला, ठीक है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ये 110 डिग्री दिया हुआ है। अब मुझे पूछा ये एंगल x क्या होगा। अब मुझे दिख रहा है कि ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, मेरे पास कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी। इसमें आपको पता है कि जो तीनों एंगल का सम है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होता है, ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपको, ये तो एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू तो आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। ठीक है, आपको इसको रफ पेज पे सॉल्व करके इसके आंसर्स देने। पर अगर यही ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपके
2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आ जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले लिखना है गिवन। ठीक है, गिवन में आप लिखोगे कि ये वाला हमको दिया हुआ है कि एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री और एंगल सी बी ए इक्वल्स टू 110 डिग्री। फिर आप लिखोगे कि वी नो दैट ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इज 180। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, आपको पहले ये लिखना है। फिर उसके बाद ये स्टेप लिखना है कि अगर एंगल ए जो है वो 40 डिग्री है, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए जो है वो 40 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 110 डिग्री है, और एंगल सी हमको नहीं पता। ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इनको अगर मैं 150 हो जाएगा तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। अब दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल कि अगर कोई उससे इंस्क्राइब किया हुआ एक एंगल बन रहा है, अगर वो जितना भी एंगल है, जैसे ये अगर 30 डिग्री है, तो अगर हम सेंटर पे ही उससे एक और एंगल बनाते हैं तो वो उसका डबल होता है। तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अभी ये जो एमसीक्यूज है इनको आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है, आपको इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इसको इवन फिंगर्स पे भी काउंट करके कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर पता चल गया कि अरे ये तो 110 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 30 का डबल 60 हो जाएगा, तो आपको इतनी जल्दी सॉल्व करना है इन क्वेश्चन। अभी मैं आपको इतना डीपली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी ये आपकी फाइनल एग्जाम नहीं है, फाइनल एग्जाम से पहले का प्रिपरेशन है। तो अगर आपको नहीं आता होगा तो आप उस चीज को समझ पाए, इसलिए मैं इसको इतने धीरे धीरे समझा रही हूँ। एग्जाम में आपको जल्दी जल्दी करना है। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आते होंगे कि अच्छा ये 40 डिग्री, ये 110 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये आपको तब आता होगा जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं जो अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो मैं बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, आप एग्जाम में इसको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है 1 1 मार्क्स के, तो आप इस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर लॉन्ग। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज, ठीक है, अब ये जो तीन अपने को साइड्स दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन हीरोन्स फॉर्मूला का है। अगर हमें बेस और हाइट दी होती तो हम हाफ बेस इंटू हाइट लगा लेते, और इसमें ना बेस दिया ना हाइट दिया, आपको तीन साइड्स दिए, तो साइड ए कितनी हो जाएगी, 56 56 सेंटीमीटर, साइड बी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, और साइड सी हो जाएगी 52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हिरन्स फॉर्मूला के हिसाब से एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, विच इज 56 प्लस 60 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 2। 6 प्लस 2 इज 8, दिस इज 8, 5 प्लस 5 10, और 16 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 84। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो एस की वैल्यू तो कितनी है, 84 है। एस माइनस ए मतलब 84 माइनस 56 इज 8, 2 28, ये कितना है 24, ये कितना है 32। ठीक है, अब इन सबको आपको इनके फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। 84 के फैक्टर्स लिखेंगे आप, हमें इसको रूट से बाहर निकालना है। इससे इजी तरीका ये है कि मैं इसको किसी तरीके से, देखो जैसे इसको मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू 4, इसको मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू 1 2 12, इसको मैं लिख सकती हूँ 12 इंटू 2, इसको मैं लिख सकती हूँ 16 इंटू 2। अभी हम पहले बड़े बड़े नंबर निकाल लेते हैं, 7 7 बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 7 निकल आया, 12 12 निकल आ सकता है, तो हमने इधर से 12 निकाल लिया। 16 खुद ही कितना का होता है, 4 का स्क्वायर होता है 4। 2 2 से हमने 2 निकाल लिया, और 4 से हमने 2 निकाल लिया, तो सारे ही नंबर बाहर आ गए। तो अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 इंटू 2 56, 56 इंटू 2 1 1, 56 इंटू 2 112 होता है ना,
112 into 12. This is 422 112, which is 1344 centimeter square. तो आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेशन तो पूरी करनी ही पड़ेगी। आपकी जितनी तेज कैलकुलेशन होगी उतनी आप जल्दी कर लेंगे। अगर मैं अब इसको 84 को पूरे तोड़ने बैठती तो 7 into 3 into 2 into 2 ऐसा करके आता है ना। तो आप जितने बड़े टुकड़े में तोड़ के इनको कॉमन निकाल सकते हो उतना कॉमन निकालने की कोशिश करना और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, now next, question number 10. If the ratio of volume of two sphere is 1:8, then the ratio of their surface area is। ठीक है, अब सबसे पहले जो वॉल्यूम होता है स्फेयर का वो होता है 4/3 πr क्यूब। ठीक है, क्या होता है 4/3 πr क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसको एक और r1 क्यूब ले लेती हूँ और दूसरे को 4/3 πr2 क्यूब ले लेती हूँ, तो ये जो 4/3 और पाए है ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से मेरे को दिया हुआ है कि r1 क्यूब डिवाइडेड बाय r2 क्यूब का जो रेशो है वो है 1:8। का क्या मतलब है कि r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसका क्यूब रेट होता है 2 का, तो r2 की वैल्यू हो गई 2। अब मुझे पूछा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है 4πr²। ठीक है, अगेन 4 पाए तो कट जाएगा। ठीक है, जो सेम चीजें हैं वो कट जाएंगी, तो 4 पाए तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा r1² डिवाइडेड बाय r2²। तो r1² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 का स्क्वायर विच इज 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 1:4। तो आंसर क्या है 1:4। आपको ऐसे क्वेश्चन जब दिए जाए तो जो उसमें कांस्टेंट टर्म है उसको आप लिखने की इतना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है ना। अगर ये आपके नॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, पर अगर ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इसमें 4/3 पाए है तो ये तो कटना ही है ना। डिवाइड में जाने के बाद ये दोनों कट जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ वेरिएबल का एक रिलेशन बचना चाहिए। वेरिएबल का रिलेशन क्या है कि r1 क्यूब डिवाइडेड बाय r2 क्यूब की वैल्यू 1/8 है, तो हम r1 और r2 निकाल लें या उनके बीच का रिलेशन निकाल लें और उससे हम आगे की चीज को भी सॉल्व कर लें। ठीक है, तो 1:4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 90 to 120 इज। ठीक है, 90 to 120 इसका क्या है, एक क्लास इंटरवल है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है 120 माइनस 90 विच इज 30 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 15। तो इन दोनों के मिडिल में एक क्लास मार्क होता है। ठीक है, मतलब हम क्लास मार्क कैसे निकालते हैं कि पहले तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो ये जो आएगा इसको हम अपर लोअर लिमिट में ऐड कर देंगे, मतलब 90 प्लस 15 विच इज गोइंग टू गिव यू 105। तो 105 इज योर क्लास मार्क। ठीक है, this is the question of statistic। okay, now question number 12, the product of any two irrational number is। दो irrational number का product क्या होता है, always an irrational number, always a rational number, always an integer, sometimes rational and sometimes irrational। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि अगर मैं जैसे ऐसे लिखूं, अगर मैं बोलूं कि √2 इंटू √3 जो है उसका आंसर क्या आता है √6। ठीक है, तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं कि √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 2 होता है, तो ये हमें ये कितना आया रेशनल आया। तो कोई फिक्स नहीं है, कभी भी जो प्रोडक्ट होता है टू इरेशनल नंबर का वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, now next question, question number 13, a cone is 8.4 centimeter high and the radius of its base is 2.1 centimeter, it is melt and recasted into a sphere, the radius of the sphere is। तो हमको पता है, देखो आपको एक कोन दिया है जिसकी हाइट भी दी और उसकी रेडियस भी दी, को मेल्ट करा और एक स्फीयर में कन्वर्ट करा। ठीक है, आपके पास एक मेटल का कोन था उसको आपने स्फीयर में कन्वर्ट करा। अब कभी भी ऐसा कुछ किया जाता है तो वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि आपने उसी चीज को, वो उतना जो आपके पास अमाउंट था वो सेम था, उसको पहले आपने कोन में रहने दिया फिर उसको स्फीयर में कन्वर्ट करा। तो उनकी डायमेंशन चेंज हो सकती है पर उनका वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, जितना मेटल था उतना ही मेटल बाद में भी रहेगा। इसका ये मतलब है कि जो कोन का वॉल्यूम है और जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो दोनों सेम रहेंगे। तो अगर मैं कोन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेती हूँ
तो वो मैं स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर रख के रेडियस निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन ये आपके एमसीक्यू में दिया हुआ है, इसलिए आपको पूरी पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप जितने स्मार्ट तरीके से इसको कर सकते हैं वैसे करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये R1 है और ये R2 है, दोनों अलग अलग रेडियस है ना। तो अब मैं अगर इन दोनों को सेम रख दूं तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है। अब इसमें से 3 और 3 कट जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर कितना है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.4 इज इक्वल्स टू 4R2 क्यूब, ठीक है। अब मैं 8.4 को क्या लिख सकती हूँ, 8.4 इज एक्चुअली 2.1 इंटू 4, ठीक है। अब ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पहले तो यह R2 के इधर जो 4 है ये और ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा 2.1 का क्यूब, 2.1 का क्यूब इज R2 क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, R2 की वैल्यू आ गई 2.1, ठीक है। तो 2.1 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now question number 14. If 2, 0 is the solution of a linear equation 2x plus 3y is equals to k, then the value of k is, ये सबसे इजी टाइप के क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इसमें आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास जो है 2x plus 3y is equals to k, ठीक है। तो x के जगह पे हम 2 रखेंगे और y के जगह पे हम 0 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 4, 4 इज इक्वल्स टू k, तो वैल्यू k की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ डायमेंशंस अ सरफेस हैव, एक सरफेस जो होता है, ये अगर एक सरफेस है तो ये कितना डायमेंशन का है, ये 2 डायमेंशनल का है, ठीक है। तो इसके 2 डायमेंशन होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है कि जो एक्स की पावर है, जो वेरिएबल की पावर है, वो कभी भी फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं होगी। तो इसका आंसर ए है, विच इज एक्स क्यूब माइनस 1। क्यों, क्योंकि रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो ये जो है ये फ्रैक्शन में भी नहीं चलेगी। यहाँ पे ये जो है इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर -2। तो अगेन इसमें पावर क्या है, माइनस में है, और इसमें भी अगेन रूट टी है, तो टी की पावर 1/2 हो रही है, ठीक है। तो हमारी जब भी पावर फ्रैक्शन में या नेगेटिव होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, ये पॉलिनोमियल की कंडीशन है, तो इसलिए ये जो है फर्स्ट वाला ही पॉलिनोमियल है। Question number 17. The linear equation such that each point on its graph has an ordinate 5 times its abscissa is, ठीक है। ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू उन्होंने बोला 5 टाइम ऑफ x होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी बनेगी इक्वेशन, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 5x इज ऑप्शन नंबर ए, ओके। Question 18. If x to the power 51 plus 51 is divided by x plus 1, then the remainder is, देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो है x की पावर 51 प्लस 51, ठीक है। अगर x प्लस 1 इसको डिवाइड करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब x की पावर x इक्वल्स टू -1 रख के देखेंगे हम, ठीक है। तो हम लिखेंगे p ऑफ -1, जिसको हम लिखेंगे -1 की पावर 51 प्लस 51, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 51 जो कि आ जाएगा 50। तो इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 50। अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम बोल सकते थे कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, मतलब x इक्वल्स टू -1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। पर ये 1 नहीं आ रहा है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 50, ठीक है। नाउ लास्ट के 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन। असर्शन रीजन का क्या मतलब है कि सबसे पहले एक कोई स्टेटमेंट रहती है वो बोला जाता है और फिर एक रीजन दिया जाता है। अब ये देखना होता है कि क्या
जो क्वेश्चन दिया है, मतलब जो असर्शन दिया है वो सही है, क्या रीजन भी सही है, और क्या रीजन उसका सही रीजन है, मतलब जो आपको एक स्टेटमेंट दिया है उसका जो रीजन है वो सही उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर बोथ असर्शन, देखो ऑप्शंस क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अगर असर्शन मतलब जो स्टेटमेंट है वो भी सही है, उसका रीजन भी सही है और वो रीजन उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है, ये हो सकता है कि स्टेटमेंट सही है, उसका रीजन भी सही है, पर वो रीजन उस स्टेटमेंट को उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन बी को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऐसा हो सकता है कि आपका स्टेटमेंट सही हो पर उसके नीचे जो रीजन लिखा है वो गलत ही लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और ऑप्शन डी क्या है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, आपका जो असर्शन है वो फॉल्स है, वो गलत, स्टेटमेंट गलत है, पर रीजन जो नीचे दिया है वो सही है। ठीक है, ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हम 19 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, असर्शन में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। तो एक्सियम, यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम क्या यही बोलता है, यस यही बोलता है, तो मतलब असर्शन ट्रू है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम इसको आगे लिख देते हैं कि असर्शन जो है वो तो ट्रू है। ठीक है, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन तो इसमें नहीं हो सकता। रीजन क्या है, इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। अगर मेरे को कोई ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है ना, ये बात भी सही बोल रहा है, क्या ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। हाँ, अगर आपको एक टीचर ये बात समझाती तो वो भी ऐसे ही समझाती कि बेटा यूक्लिड्स के फर्स्ट एक्सियम बोलता है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। इसका ये मतलब होता है कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, इसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं ना। तो इसका ये मतलब है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है, असर्शन रीजन यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। सेकंड है, assertion is the measure of angle y is 65 डिग्री। ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि ये वाला एंगल जो है वो 115 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 115 डिग्री विच इज 65 डिग्री। ठीक है, आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो इन्होंने पहला यही बोला है, द मेजर ऑफ एंगल y इज 65 डिग्री। ठीक है, ये 65 ही हो गया ना, अगर इनने 45 दिया होता तो ये फॉल्स होता, पर इनने 65 ही दिया है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे, स्ट्रेट लाइन एक्सटेंडेड एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। इनका ये कहना है कि जो अगर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो उनके अंदर का सम 180 डिग्री होता है, तो ये बात भी सही है। क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट को रीजन कर पा रही है, इसका आंसर 65 क्यों है, क्या वो बता पा रही है, तो वो बता पा रही है। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 क्या बोलता है, assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, तो इन दोनों में ही ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है, जो कि 1 मार्क्स के एमसीक्यूज है। इन सारे एमसीक्यूज को आप जितने जल्दी सॉल्व कर सके उतने जल्दी आपको सॉल्व करना है। आपको मैंने अभी बहुत धीरे धीरे इसलिए समझाया ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ सको, रादर देन कि जल्दी जल्दी सॉल्व करना। आपको एग्जाम में इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। ओके, अब हम सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी जो कि 21th क्वेश्चन है, में दिया हुआ है, गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। ठीक है, अब इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी डी ई एफ दिए हुए और उनने कितनी सीट्स जीती हैं वो दिया हुआ है। जैसे हमारे तो पॉलिटिकल पार्टी होती है बीजेपी, कांग्रेस, आप जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, सॉरी। तो इस तरीके से अलग अलग पार्टीज होती हैं, वैसे ही यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को ए बी सी डी ई और एफ से रिप्रेजेंट किया है और उनने कितनी सीट्स जीती है वो बताया है।
तो हमको पहला बोला गया है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। ठीक है, बार ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा, है ना, तो हमको ऐसा रिप्रेजेंट करना है। तो आपको ये हमेशा ग्राफ पेपर पे ही रिप्रेजेंट करना है, बट आई डोंट हैव अ ग्राफ पेपर, सो इसलिए मैं इसको यहाँ पर ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन खींच लीजिएगा। दिस इज 10, 20, 30, 40, 70, 80। आपको ये जो वैल्यूज दिए हुए हैं उसके हिसाब से आपको उसका स्केल देखना पड़ेगा। देखो 75 जो है वो 70 और 80 के बीच वाले पे लाई कर सकता है, 55 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 37 और इन सबको भी कुछ हद तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसको दो दो की डिफरेंस में रखती है, पांच पांच के डिफरेंस में रखती तो बहुत बड़ा एक स्पेस ले लेता। आप चाहो तो इसको पांच पांच के डिफरेंस में भी बना सकते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके ऊपर है। बस आपको यहाँ पे स्केल लिखना पड़ेगा। इसमें आप लिखेंगे स्केल, इसमें आप लिखेंगे 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। नाउ जो पॉलिटिकल पार्टी ए है, ठीक है, ए का कितना बोला है 75, तो मतलब इनके बीच में ऐसा, और ये आपको एक बार बना देना है। एक आपने एक बार बना दिया और इसमें नीचे आप इधर लिख देंगे ए, यहाँ पे आप नीचे लिख देना ए। ठीक है, सिमिलरली दूसरा है 55, मतलब यहाँ पे लाया करेगा, कुछ बनेगा, नीचे आप लिख देंगे बी। ठीक है, थर्ड इज 37, मतलब बीच से थोड़ा ऊपर, वेयर अराउंड दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। डी है 29, मतलब 30 से जस्ट थोड़ा नीचे हो जाएगा डी। ठीक है, फिर ई जो है वो 10 पे है, तो ये 10, ये हो गया ई। और एफ कितना है 37, यानी इसके बराबर एफ। इस लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ओके, ये बीच में जीरो होता है। ठीक है, तो ये आपका बार ग्राफ है जिस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, आप इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से बनेगा। ठीक है, सेकेंड इज विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। तो आप इनमें से ही देख सकते हैं सबसे ज्यादा सीट किस पार्टी ने करे हैं, तो आंसर इज ए। तो इसमें आपको लिखना है पॉलिटिकल पार्टी नेम ए हैज won the maximum number of seats, that is 75 seats. Okay, now question 22. Find the value of a polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equals to 0, x equals to 1 and x equals to 2. ठीक है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, हमारे पास है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें कितने पे निकालना है, एट p इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप इधर लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 0, तो 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स तो कट जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 3। इसको आपको बिल्कुल प्रॉपर स्टेप्स में लिखना है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन गिवन, फिर एट एक्स इक्वल्स टू 0, देन ये वाली स्टेप लिखेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर अगले स्टेप में 3 लिखेंगे। तो फिर आप लिख सकते हैं कि हैंस द वैल्यू ऑफ एट एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर दिस इक्वेशन इज 3। नेक्स्ट इज p ऑफ -1, which is 5 into -1 minus 4 into -1 square plus 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 into -1 is -5, ये -1 का स्क्वायर, तो ये माइनस तो कट जाएगा बट ये बाहर का माइनस बच जाएगा, प्लस 3, -5 माइनस 4 इज -9 प्लस 3, दिस इज माइनस। आप जितने ज्यादा स्टेप्स में उनको लिख लिख के दिखाओगे ना, तो टीचर समझेगा कि आपको बहुत अच्छे से आता है।
तो उतने ज़्यादा बेटर तरीके से वो मार्क्स देते हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू 2, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कहीं से कॉपी किया। अगर आप टीचर को ये शक होता है कि आपने कॉपी किया तो मार्क्स काट लेते हैं। पी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, दिस इज 10 माइनस 2 square is 4, 4 into 4 is 16, plus 3. This is minus 6 plus 3. 10 minus 16 is minus 6 plus 3, which is minus 3. Okay. So at x equals to 0, the answer is 3. At x equals to minus 1, the answer is minus 6. And at x equals to 2, the answer is minus 3. Okay. Now, this is an or. या तो ये वाला करना है या तो ये वाला करना है, तो हम तो दोनों ही सॉल्व करके बताएंगे आपको, ठीक है। बी का क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 व्हेन x इक्वल्स टू 3 एंड ऑल्सो व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 3, ठीक है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, वो है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। अब हमको निकालना है एट x इक्वल्स टू 3, तो हम क्या लिखेंगे, p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 माइनस 5। ये हो जाएगा 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 इज 36 प्लस 21 माइनस 5। नाउ यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट इट। 81 प्लस, पहले हम दोनों एडिशन वाले को लिख देते, विच इज 102, so 2 minus this is 5, sorry 1 and 41 minus 41 is 131. Okay, so answer is 61. Similarly हम ये वाले को रब कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू माइनस 3, तो हमारी p ऑफ माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 3 माइनस 5। ये माइनस 81 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका स्क्वायर होगा तो ये माइनस तो हट जाएगा, फिर ये माइनस रह जाएगा, तो ये माइनस 36, ये माइनस हो जाएगा माइनस 21 माइनस 5, ठीक है। तो ये सारे ही नंबर माइनस में है, तो मतलब आंसर माइनस में आएगा, पर ये एक्चुअल में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 6 प्लस 5 इज 11, 12, 13, तो 3 1 कैरी ओवर, 8 प्लस 3 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो minus 143 is the answer of this question. Now question number 23. Prove that the diameter of a circle which bisect a chord of a circle also bisect the angle subtended by the chord at the center of the circle. तो क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, उसका एक डायामीटर है, ठीक है, वो अगर एक कॉर्ड के पार जाता है, ठीक है, एक कॉर्ड के आर पार जाता है, तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, उस कॉर्ड को दो इक्वल हिस्से में तोड़ देता है। तो जो एंगल बनता है, ठीक है, इन दोनों कॉर्ड से जो एक एंगल सबटेंड होता है वो भी इक्वल है। इसका आप डायग्राम देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। दिस इज द डायग्राम, ठीक है। आप पी क्यू जो है इसकी एक डायामीटर है, क्योंकि वो सेंटर से पास कर रही है, और ए बी एक इसकी कॉर्ड है, ठीक है। अब इस कॉर्ड से पी क्यू पास कर रही है सच दैट वो दो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब है ए सी इज इक्वल्स टू सी बी। ओके, अब हमको बोला गया है कि ये जो एंगल सबटेंड कर रही है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, दिस एंगल, मैं इसको एंगल ए बोल लेती हूँ, और ये वाला एंगल जो एंगल बी है, तो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो हम ये कैसे करेंगे,
इसके लिए हम पहले ये देखते हैं कि दो ट्राइंगल्स हमारे पास, जो कि कौन कौन से ट्राइंगल्स है। एक हमारे पास है ए ओ सी, और एक हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है, बी ओ सी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल है। इसमें हम देख सकते हैं, अगर ये इसमें से पास कर रही है, एक डायामीटर किसी भी कॉर्ड को जब डिवाइड करती है तो वो इधर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये साइड इक्वल है और ये कॉमन साइड है, तो हम इनमें कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। कैसे पता, गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, आपको एक एक चीज अगर लिखनी है तो उसमें लिखना है कि क्यों इक्वल है ना। नेक्स्ट इज एंगल ए सी ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ओ। क्यों इक्वल है, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, बोथ आर 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है, 90 डिग्री है दोनों, और तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। और ओ सी इक्वल्स टू ओ सी, बिकॉज ये कॉमन साइड है। ठीक है, दोनों में कॉमन है, तो हम देख सकते हैं साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर बाय एसएस कॉन्ग्रुएंस rule, what we can say that, we can say that triangle ACO is congruent to, अब मुझे इसको उसके बराबर कैसे करना है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PCO। ठीक है, ये दोनों जो ट्राइंगल है वो एक दूसरे के इक्वल है। आप जब कॉन्ग्रुएंसी रूल लिखें, मतलब जब आप ये कॉन्ग्रुएंट लिखें, तो आपको ध्यान रखना है कि ए जो है वो बी के करस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, सी जो है वो सी के करस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, और ओ जो है ओ के करस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, आपको प्रॉपरली लिखना है, आप इसमें नंबरिंग नाम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैंने इधर ACO लिखा है तो यहाँ पे BCO ही आएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल के अंदर के जितने भी एंगल होंगे वो भी सेम रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल जितने भी रहेंगे, मतलब जो ए के करस्पॉन्डिंग बी एंगल है वो सेम रहेगा, ऐसा बोलना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, तो वो जो एंगल्स भी होंगे वो भी इक्वल होंगे, साइड्स भी इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, एंगल ए ओ सी। ठीक है, मैं अगर एंगल ए ओ सी बना रही हूँ, एंगल ए ओ सी, तो यहाँ पे बी ओ सी बनेगा, है ना, एंगल बी ओ सी। तो ये जो दोनों है ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और यही हमको प्रूफ करना था, तो वी नो दैट, सो हेंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, ये वाला एनसीईआरटी का डिक्टो क्वेश्चन है। आपको मिल जाएगा लाइंस एंड एंगल्स में। ठीक है, क्वेश्चन ये बोलता है कि जो एंगल पी ओ वाई है वो 90 डिग्री है, और ये एंगल ए और एंगल बी आपको इंडिकेट कर दिया है। इनका रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो हमको एंगल सी फाइंड करना है। ठीक है, अब एंगल ए इज टू बी कितना दिया है, 2:3। तो लेट एंगल ए बी 2x। अगर मैं ए को 2x मानूंगी तो देन एंगल बी कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3x। ठीक है, ये अगर ये दो हिस्सा है तो ये तीन हिस्सा होगा, है ना। अब हमको पता है कि एक्स वाई जो है, वी नो दैट एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका क्या मतलब है कि अंदर जो भी एंगल्स बन रहे हैं, इसके ऊपर जो भी एंगल बन रहे हैं, सबका सम 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब पी ओ वाई 90 डिग्री है, एंगल ए कितना है, 2x है, एंगल बी कितना है, 3x है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 90 यहाँ 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 से यहाँ जाएगा तो ये 90 हो जाएगा।
और 2x और 3x कितना होता है, 5x होता है। 5x की वैल्यू 90 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, जो कि था 2x, मतलब 2 इंटू 18 विच इज 36। और वैसे ही 3x कितना हो जाएगा, 3 इंटू 18 विच इज 54 डिग्री। ठीक है, तो ये 36 है, ये 54 है। अब मुझे एंगल सी निकालना है। एंगल सी कैसे निकलेगा, अगेन एम एन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, आपको वापस अगेन इसके आगे लिखना है। वी नो दैट एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, सो द एंगल विच इज फॉर्म्ड on it will be the sum of them will be 180 degree. So angle B plus angle C is equals to 180 degree. Okay, so for that you know that angle B plus angle C is equals to 180 degree. अब जो एंगल B है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 54 डिग्री दी हुई है। एंगल C हमको नहीं पता, वो हमको निकालना है। तो एंगल C कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री which is this is 6, this is 2, this is 1, 126 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 126 डिग्री। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 में दो पार्ट है और में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे। Height of a canonical vessel is 3.5 centimeter if its capacity is 3.3 liter of milk. Find the diameter of its base। ठीक है, अगेन इसमें दूध पोर किया गया है, तो वो वॉल्यूम दिया हुआ है 3.3। अब आप बोलेंगे 3.3 लीटर दिया हुआ है, तो हमको ये कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर ये 3.3 लीटर दिया हुआ है, इसका मतलब है 3.3 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब है इसका आंसर। ठीक है, ये क्या है, इसका वॉल्यूम है। ये क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, अब हमको जो है हाइट दी हुई है वो दी है 3.5 सेंटीमीटर, और हमको डायामीटर निकालना है, मतलब हमको रेडियस नहीं पता है, तो डायामीटर भी हमको नहीं पता है। ठीक है, तो हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमको, वॉल्यूम दिया हुआ है 3.3 टू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 1/3। अब मैंने इसको सेंटीमीटर क्यूब में क्यों करा है, क्योंकि बाकी हमारा ये वाला डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमको नहीं पता, तो आर स्क्वायर, और ये कितना दिया है 3.5। ठीक है, अब 7 से ये 5 टाइम्स कटता है, पर ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब ये और ये क्या दिख रहा है, ये 11 से कटता है 2 टाइम्स, ये 11 से 3 टाइम्स कटता है, पर 0.3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको आर स्क्वायर को इस तरफ रहने दूँ और बाकी सबको उस तरफ ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा, 0.3 इंटू 10⁻³ को मैं ऐसे लिख देती हूँ 000। ठीक है, ये 3 इधर डिवाइड में था, वहां जाके मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0.5। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब 5 इंटू 2 10 होता है, 10 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 100। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 100 विच इज 900 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर इसका क्या है, रेडियस है। तो रेडियस अगर 30 है, तो डायामीटर कितना हो जाएगा, 2r विच इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस जो वेसल का डायामीटर है वो 60 सेंटीमीटर है। ओके, और में क्वेश्चन दिया है, द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो ऑफ 4:7। ठीक है, हमको दिया हुआ है कि रेडियस इज टू स्लांट हाइट इज l। ठीक है, वो दिया हुआ है 4:7। तो अगर मैं रेडियस को 4x मानूंगी, तो लेंथ स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। ठीक है,
अब उसमें बोला है कि कर्व सरफेस एरिया जो सी एस ए है वो हमको दिया हुआ है कितना, 792 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको रेडियस फाइंड करना है, ये रेडियस की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें पता है कि सी एस ए की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ए होता है पाई आर एल, है ना, कोन का। तो हम इसको एक तरफ ये लिखेंगे 792 हमको दिया हुआ है इसकी वैल्यू, पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे जो कि हमको क्वेश्चन में बोला है कि रखो, है ना। आर की वैल्यू कितनी है, 4x है, एल की वैल्यू कितनी है, 7x है, ठीक है। ये 7 से ये 7 कट गया। अब ये 11 से हम 2 टाइम्स काट सकते हैं, 11 से ये 7 टाइम्स और 2 टाइम्स कटेगा। ये 2 से फिर ये 36 हुआ, 36 से ये 4 टाइम्स कटेगा, ये 4 1 जा एंड 4 9 जा। तो 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो रेडियस कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, एक्स की वैल्यू 3 आई है, रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस इज इक्वल्स टू 4x, तो 4 इंटू 3 विच इज 12, तो 12 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ दिस कोन।